नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर की इस बिहार स्पेशल चर्चा में। बिहार स्पेशल चर्चा के पहले इस वक्त की एक दुखद खबर जिसे संभवतः आप सभी परिचित हो गए होंगे कि इस देश का गौरव भारतीय खिलाड़ी विनेश फोगाट को ओलंपिक समिति ने फाइनल खेलने से वंचित कर दिया है। अब उन्हें रजत पदक भी नहीं दिया जाएगा क्योंकि उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा पाया गया है। इस देश के लिए बड़ी दुखद खबर है। दुखद खबर ऐसे वक्त है कि 100 ग्राम वजन, तो सर के बाल भी किसी के थोड़े से काट दिए जाएं तो कम हो सकता है। 2 बार दौड़कर थोड़ा पसीना निकाल दे तब भी 100 ग्राम वजन मैनेज हो सकता है। आखिर रात भर में 100 ग्राम वजन बढ़ कैसे गया? क्या यह किसी साजिश का हिस्सा है? और जब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य नीता अंबानी वहां मौजूद है तो वो क्या कर रही है? क्या उनकी नाक के नीचे ये फैसला हुआ है? उन्होंने अपना विरोध जताया। कैसे भारत के पहलवानों को प्रदर्शन करना पड़ता है और तमाम चीजें होती है। भारत के अंदर भी संघर्ष कि उन्हें न्याय के लिए जंतर मंतर पर बैठना पड़ा, और भारत के बाहर भी संघर्ष। इन सब पर हमारे न्यूज लॉन्चर चैनल पर एक अलग से कार्यक्रम बहुत शीघ्र आपके लिए लाया जाएगा। और इस दुखद खबर के बीच यकीन मानिए दोस्तों, आज बिहार या किसी दूसरे मुद्दे की खबर करने की इच्छा तो नहीं हो रही थी, लेकिन खबर है तो करनी पड़ेगी। और इसीलिए पत्रकारिता के धर्म को निभाते हुए विनेश मुद्दे पर एक अलग से कार्यक्रम को करते हुए अलग से हमारे चैनल पे कार्यक्रम जाएगा। हम बिहार मुद्दे पर वापस आते हैं। मैं जानता हूं कि हमारे दर्शकों को और पूरे देश के 142 करोड़ आवाम के लिए, जनता के लिए ये जज्बात से जुड़ा मुद्दा है विनेश फोगाट का। और इसीलिए पूरा देश आज विनेश फोगाट के साथ है। चाहे जंतर मंतर रहा हो तब भी पूरा देश था और आज भी पूरा देश है। आगे भी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में न्याय की लड़ाई पूरे देश के लोग विनेश फोगाट के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। वापस बिहार के मुद्दे पर लौटते हैं। बिहार में दरअसल जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, उस राजनीति के बीच जिस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिल रही है, अब उस गतिविधि के केंद्र में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घिरते जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने चारों तरफ से नीतीश कुमार को घेर लिया है। कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक, लोकसभा में मुख्य सचेतक मणिकम टैगोर ने जाति जनगणना के मुद्दे पर कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि जनगणना के लिए जो 3,700 करोड़ से ज्यादा की रकम निर्धारित थी, उसे घटाकर लगभग 1,300 करोड़ का कर दिया गया है। अब ऐसे में भला सामान्य जनगणना कैसे होगी? और सामान्य जनगणना नहीं होगी तो जाति जनगणना तो और ज्यादा सरकार का एजेंडा ही नहीं है नहीं कराने का। वो और मुश्किल है इतने कम पैसे में। क्या सरकार जाति जनगणना कराएगी या नहीं कराएगी? इसी मुद्दे पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के सचेतक मणिकम टैगोर ने कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के इस कार्य स्थगन प्रस्ताव पर जनता दल यूनाइटेड संसद में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ स्टैंड लेगी? क्योंकि बिहार की जनता के, बिहार में नीतीश कुमार के वोट बैंक के जज्बात से जुड़े हुए मुद्दे पर उनकी दुखती रग पर कांग्रेस पार्टी ने हाथ रख दिए, चारों तरफ से घेर लिया है। तो क्या होगा इस मुद्दे का? इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानता हूं कि आज खबर के लिए किसी को भी तैयार होने में, राजनीतिक खबरों के लिए जज्बात से जुड़ा हुआ, इस देश के जज्बात से जुड़ा हुआ एक ऐसा मुद्दा आ गया है कि खुद को तैयार कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है किसी दूसरी खबर के लिए। हालांकि उस पर हम, हमारे यहाँ अपने दर्शकों से हम वादा करते हैं कि अलग से कार्यक्रम बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। हमारे चैनल पर वो कार्यक्रम बहुत जल्द आ जाएगा। और वापस लौटते हैं बिहार पर। ऋषि जी, कांग्रेस पार्टी ने तो घेर लिया नीतीश कुमार को चारों तरफ से। सियासत बचाएंगे या मोदी की सरकार बचाएंगे? क्या करेंगे नीतीश कुमार? अब ना वो आगे देख सकते हैं ना पीछे देख सकते हैं, कोई बहाना चलने वाला नहीं है। आप म्यूट हैं। कांग्रेस के जो मुख्य सचेतक हैं मणिकम टैगोर साहब ने जो कार्यस्थगन प्रस्ताव रखा है पार्लियामेंट में जाति जनगणना को लेकर, तो मेरा ये मानना है कि जेडीयू नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। यदि स्टैंड क्लियर नहीं करते हैं तो जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी पिछड़े, अति पिछड़े और तमाम
दलितों के अपने आप को मसीहा मानते हैं, हितैषी मानते हैं, उनका असली चेहरा उनके सामने आ जाएगा। एक तरह से कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक ठोक दिया है। मास्टर स्ट्रोक इसलिए कह रहे हैं कि एक ऐसा विषय है जिसका उन लोगों से संबंध है जिसका हिंदुस्तान के सामाजिक राजनीतिक भागीदारी में एक तरह से बहुसंख्यक हैं वो, और बहुसंख्यक के सेंटिमेंट को, और सेंटिमेंट जब रोजी रोटी से जुड़ा हुआ हो, मान सम्मान से जुड़ा हुआ हो, उसको लेकर आपका स्टैंड क्लियर नहीं हो, जब आप चुनावी समर में जाते हैं तो इन समाज को टारगेट करते हुए तमाम ऐसे वादा करते हैं जैसे इनसे बड़ा हितैषी कोई नहीं हुआ। और जब अग्नि परीक्षा देने की समय आ गई है या ला दिया है कांग्रेस ने, और इस अग्नि परीक्षा के समय में यदि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी इतने महत्वपूर्ण विषय के साथ यदि खड़े नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो असली चेहरा है अभिषेक जी वो सामने आ जाएंगे। और सबसे प्रतिष्ठा जो जुड़ा हुआ है, सबसे बड़ा फेस से पॉलिटिकल फेस सेविंग की बात करें तो नीतीश कुमार का है, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही कुछ दिन पहले इसकी शुरुआत बिहार से की है। जी, बिहार में जातीय जनगणना तो राज्य नहीं करा सकती है, लेकिन जातीय सर्वे हुआ है और उसमें करीब करीब बिहार के तमाम पॉलिटिकल पार्टी इस बात को लेकर सहमत थे। राष्ट्रीय स्तर पे बीजेपी सहमत नहीं रहा हो, लेकिन बीजेपी ने। ऋषि जी यहाँ एक सुधार कर दे आपको, आपने कहा राज्य नहीं करा सकती जनगणना, संवैधानिक रूप से नहीं करा सकती, लेकिन संसद में नरेंद्र मोदी सरकार ने कह दिया था कि केंद्र सरकार का जातीय गणना कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है, राज्य सरकार चाहे तो अपने स्तर से करा सकती। उसके बाद जातीय सर्वे, जातीय जनगणना के लिए मोदी जी ने नहीं कहा था। आप यदि आपका ध्यान आकर्षित करूं, जातीय सर्वे के लिए कहा था, और जातीय सर्वे नीतीश कुमार और बिहार सरकार ने किया भी है। बिहार सरकार के पास डाटा भी है। सवाल ये उठता है कि जिस मुद्दों को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टी बिहार में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का एक राय है, क्या यह एक राय राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बन सकता है? और खासकर जब मनिकम टैगोर ने कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया है तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का स्टैंड क्या होता है। खासकर यदि नीतीश कुमार की बात करें, क्योंकि नीतीश कुमार अभी एनडीए का हिस्सा है, यदि नीतीश कुमार का स्टैंड कुछ अलग होता है, और लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार का जो पॉलिटिकल सेंस है या उनका जो आधार है पिछड़े अति पिछड़े दलित महादलित तबके का रहा है, और इस पर यदि नीतीश कुमार स्टैंड नहीं लेते हैं तो अभिषेक जी, तो नीतीश कुमार का जो चेहरा है वो सामने आ जाएगा। जी ऋषि जी, ये बात सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार ने पूरे देश में घूम घूम करके जातिगत जनगणना कराने के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर कराने के लिए सबको तैयार किया। कांग्रेस पार्टी को भी तैयार करने में नीतीश कुमार की एक भूमिका रही। लेकिन अब जब कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है तो बिहार में एक कहावत है, आप सुने होंगे, अंगिया दे के बीजे गायब कर देना। सुने हैं ना? अंगिया दे के बीजे गायब करना मतलब शादी विवाह या किसी फंक्शन के लिए, भोज के लिए जो आमंत्रण दिया जाता है और उसके बाद एन मौके पर गायब हो जाना। तो सबको पूरे देश में तैयार किया नीतीश कुमार ने और उसके बाद खुद गायब हो गए। इस मुद्दे पर अब उनको नाक बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या लगता है कि जाति गणना के मुद्दे पर अंगिया दे के बीजे गायब करने वाली स्थिति जो नीतीश कुमार की बनी हुई है, हमारे दर्शकों को समझाइए कि क्या होता है ये और इसका क्या नुकसान होगा। देखिए, शायद मैं सही हूं तो एक बार शायद 2009 के आसपास, 2009 या 10 के आसपास नीतीश कुमार ने ऐसा किया था तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ। मतलब सब्जेक्ट से हटके कह रहा हूँ थोड़ा लोगों को हंसाने के लिए, और ये फैक्ट्स भी है कि तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नीतीश कुमार ने भोजन पर आमंत्रण किया था
अब भोजन पे आमंत्रण करने के बाद कुछ घंटों के बाद वो निमंत्रण उन्होंने कैंसिल भी कर दिया, यानी थाली सजा के परोसने के बाद थाली खींच भी लिया। तो ये नीतीश कुमार की एक तरह से यदि आप पॉलिटिकल सेंस में देखें तो नहीं, बड़ी वो तो पार्टी व्यक्ति के साथ था, यहाँ तो मुद्दे के साथ है। तो मुद्दे के साथ तो वही कर रहे हैं ना, थाली सजा के। जब राजद के और राजद के साथ थे तो थाली सजा के, यानी जातीय जनगणना या जातीय जो सर्वे है उसको लेकर उन्होंने एक एग्रेसिव अप्रोच अपनाया। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में एक सेंसस बनाया, मतलब एक तरह से सभी पॉलिटिकल पार्टी इस बात को लेकर सहमत थे कि बिहार में जातीय सर्वे होना चाहिए। जब अब स्टैंड लेने की अब असल समय आया है तो नीतीश कुमार चुप्पी साध रखे हैं। अब जो ये लोकसभा में मनिकम टैगोर साहब ने ये कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया है तो उस पर तो अब आपका स्टैंड क्लियर करना होगा। यदि इनके प्रस्ताव के साथ नहीं होंगे तो ये मैसेज आएगा नीतीश कुमार सच में, जो नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, वो बात तो कहीं ना कहीं चरितार्थ हो जाएगी। कहते कुछ और है, करते कुछ और है, बोलते कुछ और है, मन में कुछ और होता है। और बीजेपी के लिए भी राह आसान नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा, स्पीकर भी बीजेपी का है, ओम बिरला बीजेपी से संबंध रखते हैं। और यदि बीजेपी इसको लेकर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती है तो आने वाले दिनों में क्या है, अभी उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे बाई इलेक्शन है, राजस्थान में 5 या 6 सीटों पे बाई इलेक्शन है, बिहार में 3-4 सीटों पे बाई इलेक्शन है। इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जनता को बरगला नहीं सकते हैं। मैं एक बात कह खत्म करूंगा कि देखिए हमारे जो नेता हैं, बीजेपी का स्टैंड क्या है। जब नीतीश कुमार इस चीज को लेकर आगे बढ़ रहे थे, हालांकि बिहार भाजपा ने इस चीज का सपोर्ट किया। जब ये लोग एक डेलीगेशन प्रधानमंत्री से मिलने गए थे, जनक राम जी शायद उस कमेटी उस टीम के हिस्सा भी थे, जब एक डेलीगेशन प्रधानमंत्री से मुलाकात किया था इसको लेकर। लेकिन बाद में प्रधानमंत्री का क्या अप्रोच था कि हिंदुस्तान में तो सिर्फ 4 वर्ग हैं, एक मजदूर है, एक युवा है, महिला है। तो इस प्रकार का गोल गोल बात करके जो प्रधानमंत्री ऐसे ही जनता को समझते हैं जैसे छोटा बच्चा किसी चीज के लिए हट करता है और माँ बाप जो है अच्छी अच्छी बातों में फंसा के बच्चे को फुसला लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जी अब ये फुसलाने से काम नहीं चलेगा कि हिंदुस्तान में 4 वर्ग हैं, मजदूर हैं, युवा हैं, महिला है। आपको अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड है, कोटा विदिन कोटा को लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड है, और बीजेपी किन कर्तव्य विमुक्त स्थिति में है, खासकर कोटा विदिन कोटा को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ है, बीजेपी का अभी तक स्टैंड क्लियर नहीं हुआ है। कांग्रेस ने करीब करीब स्टैंड क्लियर कर दिया। तमाम उनके जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे तेलंगाना के हों चाहे कर्नाटका के हों, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कोटा विदिन कोटा को वो लागू करने जा रहे हैं अपने अपने राज्यों में। आप बीजेपी इसको लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड होता है, क्योंकि एनडीए में ही घमासान मचा हुआ है। चाहे बिहार एनडीए देख लीजिए, उत्तर प्रदेश एनडीए देख लीजिए, तमाम ऐसे जगह हैं जो बीजेपी के साथ साथ उनके सहयोगी दलों में भी इस चीज को लेकर घमासान है। तो आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए राह आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको स्टैंड लेना होगा, क्योंकि 70 से 80% समाज इससे प्रभावित हो रहे हैं और उनका प्रभाव सिर्फ ये नहीं, रोजी रोटी से लेकर और आत्मसम्मान तक का जुड़ा हुआ है अभिषेक जी। तो आपको इसको लेकर स्टैंड क्लियर करना होगा। ऋषि जी एक चीज बताइए, एक बड़ा मौजूद सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर आपको याद हो, जाति जनगणना की मांग सबसे पहले संसद में 2010 में भाजपा संसदीय दल के उपनेता गोपीनाथ मुंडे ने उठाई थी, जिसका समर्थन शरद यादव, लालू यादव और मुलायम सिंह यादव ने सदन के अंदर किया था। आपको एक और उससे पहले ले जाता हूं, अरुण जेटली ने इसका समर्थन किया था पार्लियामेंट में, गोपीनाथ मुंडे से पहले। यदि आप इसको फैक्ट चेक राज्यसभा में थे, मैं लोकसभा की बात कर रहा था। जी 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 जी। तो सवाल ये उठता है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, गोपीनाथ मुंडे अब चूंकि स्मृति शेष है, अब नहीं है हमारे बीच, तो गोपीनाथ मुंडे ने इस मुद्दे को उठाया। नरेंद्र मोदी खुद को पिछड़े वर्ग से कहते हैं कि मैं पिछड़ा हूं, मैं अति पिछड़ा हूं,
मैंने गरीबी देखी है, तमाम बातें जाकर के वो कहते हैं। बिहार में आकर के तो यहाँ तक बोले थे 2015 में कि द्वारका से आया हूँ, मैं ही असली यदुवंशी हूँ। सब बात वो बोलते रहे। समय के हिसाब से यदुवंशी बन जाते हैं, समय के हिसाब से पिछड़ा बन जाते हैं, समय के हिसाब से अति पिछड़ा बन जाते हैं, समय के हिसाब से गरीबी के कुछ समझने वाले बन जाते हैं, गरीब बन जाते हैं। लेकिन समय के हिसाब से जाति जनगणना के समर्थक क्यों नहीं बनते? अरे आप जानते हैं कि भाजपा का इसको लेकर क्या अप्रोच रहा है। भाजपा को ये लगता है कि यदि इस प्रकार के राजनीति में वो इन्वॉल्व होते हैं तो उनका जो कोर वोट बैंक है, खासकर जब आडवाणी वाजपेयी का युग था, आपको याद होगा, तो भाजपा के लिए क्या कहा जाता था, ब्राह्मण बनियों की पार्टी है, ब्राह्मण बनियों की पार्टी है। आज तक देखिए जो इनके बैकबोन है यानी संघ जो है, संघ में आज तक बता दीजिए कोई दलित जो है संघ प्रमुख बने 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 हो। आप संघ का जो स्ट्रक्चर देख लीजिए, आप बता दीजिए कोई 2-3 ऐसे नाम बता दीजिए जो दलित समाज से आते हो या ओबीसी वर्ग से आते हो जो संघ प्रमुख बने हो। नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि मैं पिछड़े का बेटा हूं, हमने वो गरीबी का दंश झेला है, हमारी माँ किसी के घर में बर्तन मांजती थी। अरे भैया, आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, पूरा ओबीसी समाज प्रधानमंत्री नहीं बन गया है। आज भी जाके देखिए हमारे जो ओबीसी समाज या दलित महादलित समाज से आने वाले भाइयों का दंश, मतलब ये उनका जो जीवन यापन है कैसा है। 2 जून की रोटी नसीब नहीं होती है। आप तो हर 2 घंटे में कपड़ा बदल देते हो। प्रधानमंत्री का एक सॉल जो है, तो कोई बता रहा था, मैंने तो कभी छू कर देखा नहीं है, कभी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई नहीं है, लेकिन कोई कह रहा था कि उनका साल 10 लाख 12 लाख का सॉल आता है, हर 2-3 घंटे पे वो कपड़े बदल देते हैं। तो भैया जी, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात नहीं हुई है, और मुझे लोगों से सुनने को मिलता है कि अक्सर आपकी प्रधानमंत्री गुपचुप तरीके से फोन करके आपको बिहार के हालचाल लेते रहते हैं, भाजपा में कौन क्या कर रहा है। ये खबर सही है? अब हम नॉन बायोलॉजिकल तो है नहीं। ये सब जो है पॉलिटिकल गॉसिप है पत्रकारों के लिए। देखिए हम इतने बड़े पत्रकार नहीं है। देखिए तो ये बात, देखिए अभिषेक जी, ये बात आपको समझना होगा कि सिर्फ एक व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनने से, यदि उस समाज से आप आते हैं और आप देश के प्रधानमंत्री बन गए, इसका मतलब ये नहीं है कि उस समाज की का दुर्दशा जो है मतलब उसका बदल गया है। आपको स्टैंड क्लियर करना होगा, और खासकर बीजेपी का जो स्टैंड है इसको लेकर, जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी कंफ्यूज है। बीजेपी को ये समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है इसको लेकर। और कांग्रेस जिस प्रकार से एग्रेसिव है, राहुल गांधी का आपने बयान पार्लियामेंट में सुना होगा, और आज आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिल भी गया। मणिकम टैगोर ने कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया है। आप देखिए बीजेपी और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का क्या स्टैंड होता है। इंडिया गठबंधन का स्टैंड तो क्लियर है कि भाई जातीय जनगणना होनी चाहिए, पूरे देश में होनी चाहिए। अब ये एनडीए के तमाम घटक दल है, कुछ घटक दल जो है पिछड़े की राजनीति करते हैं, जैसे हमारे नीतीश कुमार जी, तब उन लोगों का स्टैंड क्या क्लियर होता है, बीजेपी का स्टैंड क्लियर क्या होता है। क्योंकि आप 17, 18, 20% अग्रणी जातियों के वोट से आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आपको वोट चाहिए, गैर यादव ओबीसी का चाहिए, दलित में भी गैर जाटव दलितों का वोट चाहिए। लेकिन उनके जब डेवलपमेंट की बात आएंगे, उनके जब हक की बात आएगी, उनकी जब रोजी रोटी की बात आएगी, तो आप पूरे वर्ग को 4 वर्गों में बांट दीजिएगा, पूरे हिंदुस्तान को 4 वर्ग में बांट दीजिएगा। तो ये चालाकी नहीं चलने वाली है। ऋषि जी, आपने कहा ये चालाकी नहीं चलने वाली है। सवाल तो यहाँ नीतीश कुमार की चालाकी या उनके पॉलिटिकल समझदारी की हो रही है कि अब वो करेंगे तो क्या करेंगे। अब उनके पास विकल्प बहुत ज्यादा नहीं बचे हैं। उन्हीं का वोटर सवाल पूछेगा कि अरे महाराज आप कहाँ बैठे हुए हैं। मेरे हिसाब से वो मणिकम टैगोर के साथ जाना पसंद करेंगे, और जैसे ही नीतीश कुमार जाएंगे बीजेपी बैकफुट पे आ जाएगी, और बीजेपी को भी मजबूरन सपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं।
खासकर महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में चुनाव इसी, हमको लगता है इसी साल होगा। जी, इसी साल है ही, नवंबर में। तो फिर आप किस मुंह से जाएंगे? और कांग्रेस ये कांग्रेस जो है, ऋषि जी, मुझे लगता है कि 2-3 सालों में कांग्रेस ने जो जिस प्रकार से बेहतरीन रणनीति के साथ हर चीज को आगे बढ़ा रही है, उससे देखिए पहले अब 14 के बाद का राजनीति देखिए, पहले बीजेपी एजेंडा सेट करती थी और कांग्रेस या तमाम विपक्षी पार्टियों को जवाब देना पड़ता था। या 14 से पहले भी देख लीजिए, जब मनमोहन सिंह का कार्यकाल खत्म होने वाला था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया गया था, तो बीजेपी एजेंडा सेट करती थी और कांग्रेस को काउंटर करना पड़ता था। अब स्थिति रिवर्स हो गई है, कांग्रेस एजेंडा सेट कर रही है, बीजेपी नरेंद्र मोदी को जवाब देना पड़ रहा है और जवाब देते देते कहीं कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आज देखिए जो बांग्लादेश में जो घटना हुई है, ये तमाम गोदी मीडिया इस पर बोलने से परहेज कर रही है आपको अभिषेक जी। ये हमारे देश के विदेश नीति का फेल्यूर है। आपका श्रीलंका विरोधी हो गया, वहां जो वर्तमान सरकार है, एंटी इंडिया गवर्नमेंट है वहां। म्यांमार देख लीजिए, भूटान देख लीजिए, एक पाकिस्तान देख लीजिए, चाइना ऐसे ही बैठा हुआ है, खार खाया हुआ आपसे। और एक बांग्लादेश शुभचिंतक था, वहां भी जो एक हिंदुस्तान के शुभचिंतक थे शेख हसीना, उनको हटा के हिंदुस्तान विरोधी लॉबी वहां एक्टिव हो गया। हमारे गुप्तचर एजेंसी और हमारे जो राजनयिक क्या कर रहे थे, हमारे विदेश मंत्री क्या कर रहे थे, उनको इस डेवलपमेंट का खबर नहीं था क्या? हिंदुस्तान को चारों तरफ से आपने गिरवा दिया बड़ा है। मौजूद सवाल है, इस पर हम अलग से कार्यक्रम कर भी रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। बिहार मुद्दे पर वापस लौटते हैं और खासकर जाति जनगणना और मणिकम टैगोर के कार्य स्थगन के बाद देखिए, राहुल गांधी ने तो जाति जनगणना का मुद्दा लंबे समय से उठा रखा है और कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने ही कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को कन्विंस करने में कामयाबी पाई थी कि ये देश के लिए जरूरी है, ऐसा लोग कहते हैं। अब बताइए कि आज की तारीख में बिहार में 17 अगस्त से तेजस्वी यादव पूरे बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। संसद में कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को अगर नकारा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना विरोधी मानी जाती है, वो छवि और पुष्ट होगी, उसे और नुकसान होगा। स्वीकार तो ओम बिरला साहब करेंगे नहीं, ये आप हम सभी जानते हैं कि कार्य स्थगन को स्वीकार कर लें। तेजस्वी यादव जब इस मुद्दे पर आक्रामक तरीके से निकलेंगे, मुकेश सहनी उनके साथ होंगे और बिहार की सियासत में कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टियां, दीपांकर भट्टाचार्य उनके साथ होंगे। नीतीश कुमार के सामने सीमित होते विकल्प के बीच आखिर कौन सा ब्रह्मास्त्र कहीं वो बचा के कुछ रखे हैं क्या कि लोगों का ध्यान इधर से हटा सके? देखिए एक बात जैसे तो मेला में होता है ना, हर एक माल, मेला में देखे होंगे हर एक माल 10 रुपया या हर एक माल 50 रुपया, वैसे ही कुछ हर एक माल में है क्या नीतीश कुमार के पास? अभिषेक जी एक बात तो आपको मानना होगा, जो नीतीश कुमार का पॉलिटिकल सोच है, हिंदुस्तान में शायद ही 1-2-3 ऐसे नेता होंगे जो उनके सोच के बराबर के होंगे। ब्रिलियंट आदमी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार का जो पॉलिटिकल सोच है वो शायद ही कोई उससे आप किसी का तुलना कर सकते हैं। लेकिन मतलब ऐसा ब्रिलियंट सोच है कि जिस टीम को, जिस घर को बनाते हैं उसी को तोड़ देते हैं। इंडिया गठबंधन बनाया, उसी को छोड़ के भाग गए। बैलेंस बना के चलते हैं थोड़ा पलरा। देखिए उधर देखिए नीतीश कुमार थोड़ा अति महत्वाकांक्षी लोग हैं। आप देखिए नीतीश कुमार को जिसने आगे बढ़ाया, जॉर्ज साहब, उसको ही साइडलाइन कर दिए, तमाम मित्रों को साइडलाइन कर दिए। जब उनके अस्तित्व पे बात आता है तो वो तमाम अपने जो जितने भी ये हैं, मतलब हमदर्द हैं या उनके जो साथी हैं, चाहे वो आरसीपी सिंह हो, चाहे वो ललन सिंह हो, अपने वजूद को बनाने के लिए नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं। लेकिन 2-3 डेवलपमेंट हुए हैं, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज महसा हजारी का बयान आया है, जो नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री हैं। महसा हजारी ने तेजस्वी के जो स्टैंड है कोटा विद इन कोटा का सपोर्ट किया है जी, जबकि वो पासवान है। कोटा विद इन कोटा के जो डिसीजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो दिया गया है, उसका तेजस्वी यादव ने विरोध किया है और उस स्टैंड के साथ नीतीश कुमार के कैबिनेट के दिग्गज मंत्री महसा हजारी ने सपोर्ट किया है। तो जेडीयू में भी दो फाड़ हैं इस स्टैंड को लेकर।
नंबर वन। नंबर दो, बहुत दिनों के बाद अभी से कुछ देर पहले तेजस्वी यादव अपने प्रदेश कार्यालय में एक मीटिंग हो रही है, उसमें तेजस्वी यादव शिरकत करने गए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि तेजस्वी यादव के परिवार में सब कुछ सामान्य नहीं है और तेजस्वी यादव किसी बड़े डेवलपमेंट से नाराज थे, जिसके कारण वो बीमारी एक बहाना था, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, हो सकता है कि जो खबर चल रही है वो गलत भी हो, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ परिवार में मतांतर होने के कारण वो तमाम ऐसे बैठक या विधानसभा सत्र में उन्होंने वो शामिल नहीं हुए। लेकिन आज तेजस्वी यादव कुछ देर पहले, आधा घंटा पहले प्रदेश कार्यालय में एक मीटिंग में शामिल होने गए हैं। अब आपके सवाल पे आता हूं। सवाल आपने क्या किया था? देखिए, इतना बताने में सवाल दरअसल यही था कि तेजस्वी यादव जब इस मुद्दे पर आक्रामक ढंग से पूरे बिहार की यात्रा पर 17 अगस्त से निकल रहे हैं, तो नीतीश कुमार के पास क्या उनके हर एक माल में, मेला में हर एक माल होता है, उसी तरह नीतीश कुमार के पास अलग अलग पैकेज होता है? क्या कुछ उसमें पैकेज नया है जिससे कि उसको नए तरीके से जाति जनगणना के मुद्दे पर सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, मोदी जी के भी साथ रहे और जाति जनगणना के मुद्दे पर भी डाइल्यूट कर सके इसको? देखिए, नीतीश कुमार के पास सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र क्या है? कल भी हम लोग रात में डिस्कशन कर रहे थे कि वो 2005 से पहले वाला का भय दिखाते हैं, जंगल राज का भय दिखाते हैं, गैर यादव ओबीसी में यादवों का डर दिखाते हैं कि भैया ठीक है, तुम हमसे दूर भाग रहे हो ना। पासवान का डर, महादलितों में पासवानों का डर दिखाते हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि भैया तुम हमसे भाग रहे हो ना, हमसे नाराज हो ना, जाओ ना वहां जाओ, लठ लेके बैठे हैं। तो ये जो भय का जो माहौल बनाते हैं नीतीश कुमार, ये बीजेपी को भी देखिएगा, जब बीजेपी कमजोर पड़ती है बिहार में तो जंगल राज उनको याद आ जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव में आपको 2020 में याद होगा कि 2-3 फेज के बाद जब एनडीए पिछड़ने लगी थी तो मोतिहारी कहीं नरेंद्र मोदी जी ने जंगल राज का याद दिलाया था जी। तो ये नीतीश का एक ब्रह्मास्त्र है, लेकिन सिर्फ इससे काम चलने वाला नहीं है। आपको जातीय जनगणना को लेकर, कोटा विद इन कोटा को लेकर स्टैंड क्लियर करना होगा। क्या स्टैंड है? क्योंकि शुरुआत आपने ही किया था, इनिशिएट आपने ही किया था, आपने ही तमाम पॉलिटिकल पार्टी को एक जाजम में बैठाने में सफल हुए थे। तमाम पॉलिटिकल पार्टी आपके लीडरशिप में एक डेलीगेशन प्रधानमंत्री से मुलाकात करती है और बिहार में आप जातीय सर्वे कराने में सफल होते हैं और उसके बाद आपकी जो नीति यदि ढुलमुल नीति वाली रहती है, क्योंकि बीजेपी इसको आसानी से पचाने वाले है नहीं, मानने वाले है नहीं, तो इसका राजनीतिक नुकसान नीतीश कुमार को होगा। और मैंने पहले ही कहा है, नीतीश कुमार अपने राजनीतिक प्रासंगिकता को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए नीतीश कुमार कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं। वो एनडीए से नाता भी, प्रशांत किशोर को नया चिराग मॉडल कहा जा रहा है, नाता तोड़ सकते हैं। जी, प्रशांत किशोर को भी कुछ लोग नया चिराग मॉडल उनके जन स्वराज को कह रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी का स्टैंड एक ही है, अब जानते हैं कैसे मंत्री बने रहना है, वो उसमें कुछ नहीं है। सवाल ये है, ऋषि जी हम आखिरी सवाल पर अब आ रहे हैं कि नीतीश कुमार चारों तरफ से घिरे हुए बताए जा रहे हैं, लेकिन इसकी एक उलट थ्योरी ये भी चल रही है कि क्या नीतीश कुमार कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा से दूरी बनाने के लिए कांग्रेस से ही अंदर खाने कोई शर्त रख दिए हो, इस मुद्दे पर आप कार्य स्थगन लाइए, हमें भी बाहर आने का मौका दीजिए, ताकि ऐसा स्टैंड लेने की परिस्थिति पैदा हो जाए कि जिससे हम बाहर आ सकें। ये खेल तो पर्दे के पीछे नहीं कर रहे हैं। पर्दे के पीछे राजनीति में कोई, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में एक चीज जान लीजिए, सब लोग कहते हैं, उनके समर्थक, उनके विरोधी, की ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स, जिसको पर्दे के पीछे की राजनीति कहते हैं, उसमें उस्ताद है वो। एक बात आप जान जाइए, नीतीश कुमार का सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बहुत ही बेहतर संबंध है, चाहे वो किसी भी गठबंधन में हो या रहे हो, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार का गांधी परिवार से बहुत ही बेहतर संबंध है, बेहतर अंडरस्टैंडिंग। यदि इस प्रकार का खेल हो रहा होगा तो निश्चित ही नीतीश कुमार, हो सकता है नीतीश कुमार ने ही
सोनिया जी या राहुल जी को ये सुझाव दिया होगा कि आप कार्य स्थगन प्रस्ताव लाएं इस विषय को लेकर, और बीजेपी का जो असली चेहरा है उसको आप सामने लाएं, क्योंकि देखिए कांग्रेस का सबसे बड़ा चैलेंज है महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा। इन तमाम तीनों राज्यों में यदि बीजेपी को वो शिकस्त देने में सफल होती है तो आप समझते हैं आने वाले जो दिन होगा बीजेपी के लिए बहुत ही परेशानी वाला होगा जी। क्योंकि बीजेपी नरेंद्र मोदी का जो लोकप्रियता है ढलान पे है। तो जी नीतीश कुमार को स्टैंड लेना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के भी अपने राजनीतिक अस्तित्व से जुड़ा हुआ मामला है। आज देखिए बीजेपी नीतीश कुमार को क्यों चाहती है? कोई किसी को चाहता नहीं है। आपके पास ऐसा कुछ है जिसकी जरूरत बीजेपी को है। बीजेपी जानती है कि उनके पास अग्रणी जातियों का वोट है, लेकिन सिर्फ अग्रणी जातियों के वोट से आप चुनाव जीत नहीं सकते हैं। तो पिछड़ा अति पिछड़ा का एक बड़ा चेहरा चाहिए जो नीतीश कुमार है। और जब पिछड़ा अति पिछड़ा के हक के बारे में नीतीश कुमार बात नहीं करेंगे तो पिछड़ा अति पिछड़ा क्यों नीतीश कुमार को वोट करेगा? ये नीतीश कुमार भी जानते हैं कि हमारी अस्तित्व इसी से जुड़ा हुआ है, और इस पे स्टैंड क्लियर नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में उनकी राजनीतिक अस्तित्व है वो कमजोर होती चली जाएगी। जी, एक दूसरा मुद्दा चलते चलते ऋषि जी, एक खबर आ रही है, अफवाहों के रूप में है या चर्चा के रूप में है मैं नहीं जानता, कि दरभंगा ग्रामीण एसपी पद से इस्तीफा दे चुकी, इंडियन पुलिस सर्विस से इस्तीफा दे चुकी काम्या मिश्रा, वो जन सुराज ज्वाइन करने की तैयारी कर रही है, ऐसी खबरें आ रही है। क्या तथ्यात्मक रूप से आपको इसमें दम लग रहा है? देखिए परसों शाम में काम्या मिश्रा ने अपना इस्तीफा जो है पुलिस मुख्यालय को दिया था। उसका बहुत सी प्रक्रिया होती है, क्योंकि ये सिर्फ पुलिस मुख्यालय या बिहार राज्य का ये अधिकार क्षेत्र नहीं है कि वो इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे और वो इति सीरी हो जाएगा, क्योंकि ये मामला फिर गृह विभाग में जाता है। गृह विभाग के स्वीकृति के बाद फिर राष्ट्रपति इस पे हस्ताक्षर करती है, हस्ताक्षर करती है, तब जाके ये फाइनली उनका इस्तीफा माना जाएगा। बाद में काम्या मिश्रा ने इसको लेकर खुद उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि वो अपने परिवार की इकलौती बेटी हैं और उड़ीसा का वो प्रॉपर उड़ीसा के रहने वाली हैं, और उड़ीसा में उनका बड़ा कारोबार है और परिवार को वो समय नहीं दे पा रही थी व्यस्तताओं के कारण। तो एक परिवार को समय देना चाहती हैं, दूसरा वो अपना बिजनेस जो है उनका पारिवारिक जो बिजनेस है उसकी तरफ वो फोकस करना चाहती हैं। तो ये दो बातें उन्होंने ऑफिशियली कहा है। उनके हस्बैंड हमारे मुजफ्फरपुर में ही सिटी एसपी हैं, अवधेश सरोज दीक्षित, IATN रहे हैं, बहुत ही सौम्य और तेजतरार IPS अधिकारी रहे हैं। और काम्या मिश्रा तो एक दबंग सिंघम लेडी के तौर पे चर्चित रही हैं बिहार पुलिस महकमा में। उनका एक अपना काम करने का एक अंदाज रहा है, लेकिन राजनीति से क्योंकि वो प्रॉपर उड़ीसा से संबंध रखती हैं। अवधेश सरोज दीक्षित भी वो प्रॉपर बिहार के नहीं है, उत्तर प्रदेश के हैं। तो प्रशांत किशोर से वो क्यों जुड़ना चाहती हैं? क्या वो बिहार में यदि वो राजनीति सेवा में आना चाहती हैं तो क्या बिहार में राजनीति करेंगी? ये मुझे समझ से परे, क्योंकि वो उड़ीसा के रहने वाली हैं और उनके जो पति हैं वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो ये एक अफवाह भी हो सकता है जब तक खुद काम्या मिश्रा इसको लेकर स्टैंड क्लियर नहीं करे। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि काम्या मिश्रा के बारे में जो खबर है उसमें बहुत दम तो नहीं लगता, लेकिन सियासत में कुछ भी संभव है। दो खबर और दे दें जी दर्शकों के लिए। एक संजीव हंस वाले मामले में हाईकोर्ट ने जो उनपे रेप आरोप था वो क्लोज कर दिया है, यानी जो FIR है उसको रद्द कर दिया है हाईकोर्ट ने। दूसरी खबर ये है कि इंटरेस्टिंग खबर है, थोड़ा इस पे आपका हम ध्यान आकर्षण चाहेंगे पार्लियामेंट के भाषा में, कि माननीय जो ऊर्जा मंत्री हैं बिहार के विजेंद्र यादव, बिहार के तमाम घरों में स्मार्ट मीटर उन्होंने लगवा दिया है। अपने और दर्शक से भी दर्शकों से भी निवेदन है कि इस पे आप कमेंट जरूर करें कि हमारे आदरणीय ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने बिहार के तमाम घरों में स्मार्ट मीटर लगा दिया है, अच्छी बात है। और मैं आपको बताऊं अभिषेक जी, बिजली का जो बिल है अब कम आने लगे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि ऊर्जा मंत्री जी खुद अपने घर पे वो स्मार्ट मीटर नहीं लगवाया है। ऐसा क्या कारण है विजेंद्र जी?
कि तमाम बिहार के तमाम घरों में आपने स्मार्ट मीटर लगवा दिया, लेकिन अपने घर में नहीं लगवाए। तो इस पे विजेंद्र यादव जी को जरूर जवाब देना चाहिए, और दर्शकों का इस पर क्या राय है तो दर्शक भी जरूर पोस्ट करें। जी निश्चित तौर पर ये बड़ी अजीबोगरीब खबर है, लेकिन सबसे अजीबोगरीब परिस्थिति तो नीतीश कुमार के सामने राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ने रख दी है कि अब वो नरेंद्र मोदी के साथ बैठे या अब वो जाति जनगणना के साथ बैठे। इस तरह से वो घिर गए हैं कि उनके पास विकल्पों का अभाव साफ साफ दिखाई दे रहा है। फैसले वो क्या लेते हैं इस पर सबकी नजर बनी रहेगी, और जो भी फैसले वो लेंगे पल पल की खबर से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि मिश्रा जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।